अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 75 है। आज के क्लास में तंज़ो मिज़ाह की रिवायत पढ़ने वाले हैं। तंज़ो मिज़ाह में भी जाफ़र ज़टल्ली, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, नज़ीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी, ज़रीफ़ लखनवी, सैयद मोहम्मद जाफ़री, इसके अलावा फ़ुरक़त काकोरवी, सैयद ज़मीर जाफ़री, दिलावर फ़िगार, रज़ा नकवी वाही, इन तमाम लोगों को आज के क्लास में पढ़ेंगे। तंज़ो मिज़ाह की रिवायत से बकिया लोगों को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, चूँकि AR डिजिटल पर बहुत सारे क्लासेस इस वक्त आ रहे हैं। इसके अलावा अगर साथियों आप BPSC TRE 4 के अलावा अगर आप झारखंड TET, बिहार STET, UP TGT, PGT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो NCERT का ये मवाद आपके लिए बहुत काम आएगा। इसके अलावा DSSB का जो आने वाला एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। ये जो हमारे पास बाब है ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। अगर आप देखेंगे तंज़ो मिज़ाह की जो रिवायत है यहाँ से शुरू होती है शायरी से और यहाँ मुजतबा हुसैन पर मुकम्मल होती है। तो हमने यहाँ तक में इसको हाफ हाफ कर दिया है। अगले क्लास में फिर इसको हम लोग कर लेंगे। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और तमाम साथियों का इस्तकबाल। चलिए शुरू करते हैं। सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। अरे कैब शुरू करते हैं और आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। तंज़ो मिज़ाह की रिवायत। तंज़ो मिज़ाह को तख्लीकी अदब में एक ख़ास मकाम हासिल है। दोनों के अलहदा हैसियत हैं। अलहदा का मतलब होता है अलग अलग, लेकिन इनमें बाज़ बातें मुश्तरक हैं। मुश्तरक का मतलब सिमिलर आप कह सकते हैं। मुश्तरक का मतलब सिमिलर आप कह सकते हैं। इसलिए इन दोनों का जिक्र एक साथ होता है। इसी मुश्तरक बातों की वजह से दोनों का जो जिक्र है तंज और मिज़ाह, दोनों का जिक्र क्या होता है, एक साथ होता है। तंज एक ऐसा तर्ज इजहार है जिसमें ज़िंदगी के तज़ादात और नाहमवारियों को तीखे अंदाज में पेश किया जाता है। किस अंदाज में? तीखे अंदाज में पेश किया जाता है। तंज में एक तरह की नश्तरियत होती है। जी क्या होती है? एक नश्तरियत होती है, एक चुभन होती है। मतलब आपके ऊपर कोई तंज करेगा ना तो आपको चुभेगा, तो उसको बोलते हैं नश्तरियत होती है। वो बुराइयां जो मुआशरे में पाई जाती हैं और जिन्हें लोग रोज़मर्रा का हिस्सा तसव्वुर करके नज़रअंदाज कर देते हैं, तंज निगार उनको बड़े सलीके से बयान करके समाज की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराने के लिए या कराने की कोशिश करता है। इस तरह तंज निगार का एक मकसद मुआशरे की इस्लाह भी होता है। क्या है? मुआशरे की इस्लाह भी होता है। आज के समाज में हम और आप अगर किसी की करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे ये तो बड़ा बन रहा है। आप एक चीज़ अगर बताइएगा तो आपके बारे में वो 10 चीज़ बता देगा। ऐसा आज का मुआशरा है हमारा। तंज एक मुश्किल फ़न है। तंज जो है दोस्तों ये क्या है? एक मुश्किल फ़न है। इसका मकसद दिल आज़ारी नहीं, यानी दिल को तकलीफ़ पहुँचाना नहीं, है ना, बल्कि इस्लाह है। तंज जो फ़न है इसका मकसद क्या है? दिल आज़ारी नहीं बल्कि इस्लाह है, करेक्शन है। तंज को खुशगवार बनाने के लिए अक्सर अदीबों ने मिज़ाह से भी काम लिया है। क्या क्या है? यानी बोलते हैं ना कि हंसते हंसते जो है वो बोलते हैं ना कि मीठी छुरी वाला काम किया है। समाजी बुराइयों और इंसानी कमज़ोरियों को दिलचस्प अंदाज में पेश करने का नाम मिज़ाह है। खालिस मिज़ाह में बरहमी या तलखी की गुंजाइश नहीं होती। मिज़ाह निगार कभी हालात को और कभी खुद को निशाना भी बनाता है। अब उर्दू शायरी में अगर आप देखेंगे तंज़ो मिज़ाह कैसे आया, देखिए शायरी में अगर तंज़ो मिज़ाह की बात की जाए, उर्दू शायरी में तंज़ो मिज़ाह की रिवायत कदीम है यानी पुरानी है। पहला तंज़ो मिज़ाह निगार शायर
جعفر زٹلی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ زٹل کا مطلب ہی ہوتا ہے لغو اور بے معنی بیہودہ بات، بے سرپرکی ہانکنے والا۔ زٹل کا مطلب لغو، بیہودہ بات، بیہودہ بات اور بے سر پیر کی ہانکنے والا۔ ہم پہلے جو ہے اس کو زٹلی پڑھا کرتے تھے، لیکن جب جو ہے ہم TRE 2 میں ڈکشنری اس کا چیک کیے کہ زٹل اصل میں ہوتا کیا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ زٹلی نہیں بلکہ لغت میں زبر زیر پیش کے ساتھ زٹلی دیا ہوا ہے۔ تو یہ زٹلی نہیں بلکہ کیا ہے، جعفر زٹلی۔ اور زٹل کا مطلب لغو، بیہودہ بات، بے سر پیر کی ہانکنے والا۔ تو جعفر زٹلی جو ہے یہ بیہودہ مطلب باتیں کرتے تھے، بے سر پیر کی باتیں کرتے تھے، لغو باتیں کرتے تھے اور پھکڑ پنے اور گالیوں پر اتر آتے تھے۔ اسی لیے ان کو دوستو جعفر زٹلی کہا جاتا ہے۔ دھیان رکھیں گے آپ اس چیز کا۔ 17ویں صدی کے اواخر اور 18ویں صدی کے اوائل میں انہوں نے اردو شاعری میں طنز و مزاح کی بنیاد ڈالی۔ اسی لیے طنز و مزاح کا پہلا شاعر کون کہلاتا ہے؟ جعفر زٹلی ہی پہلا شاعر کہلاتا ہے۔ جعفر زٹلی نے اپنے دور کی معاشی بدحالی اور حکمرانوں کی زیادتی پر مؤثر اور طنز آمیز اشعار لکھے، اور اسی وجہ سے یعنی لغو، بیہودہ بات، بے سر پیر ہانکنے کی وجہ سے جعفر زٹلی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ آگے بتاؤں گا۔ سب سے پہلا شاعر نگار طنز و مزاح کا جعفر زٹلی ہے، اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ جعفر زٹلی کی پیدائش 1659، انتقال 1713۔ جعفر زٹلی ذہین، تنک مزاج اور حاضر جواب انسان تھے۔ ان کی زبان میں بڑی کاٹ تھی۔ انہوں نے نہ صرف مزاحیہ اشعار کہے بلکہ اس میں طنز کو بھی شامل کیا ہے۔ ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ جعفر زٹلی کی جو موت ہوئی تھی، ایک بادشاہ تھا فرخ سیر۔ فرخ سیر بادشاہ جب تخت نشین ہوا تو جعفر زٹلی نے اس کے لیے جو ہے طنزیہ شعر کہا تھا۔ اس طنزیہ شعر کے کہنے کے جرم میں فرخ سیر بادشاہ نے جعفر زٹلی کو قتل کروا دیا تھا، اور یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ NCERT میں اس کا ذکر بھی آپ کو مل جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس تعلق سے یہاں پر ایڈ نہیں کیا ہے، تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اگر پوچھ لے کہ طنز و مزاح کا جو پہلا شاعر ہے جعفر زٹلی، اس کا قتل کیسے ہوا تھا، یعنی اس کی وجہ موت کیا ہے، تو قتل ہے۔ کس نے کرایا؟ فرخ سیر بادشاہ نے۔ کس جرم میں کرایا؟ تو طنزیہ شعر کہنے کے جرم میں۔ خیر، اخلاص عالم سے عجب یہ دور آیا ہے، ڈرے سب خلق ظالم سے۔ خلق کا مطلب مخلوق۔ ڈرے سب خلق ظالم سے عجب یہ دور آیا ہے، محبت اڑ گئی ساری عجب یہ دور آیا ہے، نہ بولے راستی کوئی عمر سب جھوٹ میں کھوئی۔ راستی کا مطلب سچائی، سچی بات ہے نا۔ نہ بولے راستی کوئی عمر سب جھوٹ میں کھوئی، نہ یاروں میں رہی یاری نہ بھائیوں میں وفاداری۔ بہت اچھی بات ہے۔ نہ یاروں میں رہی یاری نہ بھائیوں میں وفاداری، اتاری شرم کی لوئی عجب یہ دور آیا ہے لوئی۔ تو یہ انہی کے جو ہے طنزیہ اشعار ہیں۔ جعفر زٹلی کی مشہور نظموں میں بھوت نامہ اور کچھوا نامہ شامل نظم ہے، اور یہ بہت مشہور نظم بھی ہے۔ تو بھوت نامہ اور کچھوا نامہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے، دھیان رکھیے گا۔ یہ نظمیں نہایت دلچسپ اور یادگار تصور کی جاتی ہیں۔ اگلا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1706 یا 7 کے درمیان پیدا ہوئے، 1780 یا 81 میں ان کا انتقال ہوا NCERT کے مطابق۔ اردو میں طنز و مزاح کی تاریخ میں مرزا محمد رفیع سودا کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک چیز میں یہاں پر اور بتانا چاہوں گا دوستو، کل کے کلاس میں ہم نے اردو کا جو پہلا ڈرامہ نگار ہے وہ ہم نے بتایا تھا کن کو؟ سید آغا حسن امانت لکھنوی کو۔ لیکن ساتھیوں، اور کئی کتابوں میں ملتے بھی ہیں کہ سید آغا حسن امانت لکھنوی جو ہے یہ اردو کے پہلے باضابطہ ڈرامہ نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ لیکن NCERT کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے تو NCERT میں صاف ستھرے الفاظ میں لکھا ہے کہ اردو میں ڈرامے کی روایت کا باقاعدہ آغاز جو ہوتا ہے، ڈرامے کا باقاعدہ آغاز جو ہوتا ہے وہ آغا حشر کاشمیری سے ہوتا ہے۔
باقاعدہ آغاز، اردو میں ڈرامے کی روایت کا باقاعدہ آغاز آغا حشر کاشمیری سے ہوتا ہے، لیکن آپ بقیہ کتابوں میں دیکھیں گے، یو جی سی نیٹ کے لیے جو کتابیں ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ امانت لکھنوی باضابطہ طور پر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی اصلاح آپ کر سکتے ہیں، چونکہ این سی آر ٹی میں دیا ہوا کہ باقاعدہ آغا حشر کاشمیری سے ڈرامے کی روایت کا آغاز ہوا، تو اس کی اصلاح آپ کر سکتے ہیں۔ خیر، تو دوستو سودا نے ہجویات کے ذریعہ اپنے دور کے معاشرے کی بھرپور عکاسی کی ہے، تضحیک روزگار اس کی روشن مثال ہے۔ جی، تضحیک روزگار جو ہے کیا ہے؟ اس کی روشن مثال ہے۔ سودا کی طنزیہ و ہجویہ شاعری میں ان کے عہد کی تصویر نظر آتی ہے۔ انہوں نے فارسی اور اردو کے ساتھ ساتھ مقامی بولیوں کے خوبصورت لفظوں کا بھی استعمال کیا۔ سودا نے گھوڑے اور ہاتھی کے پردے میں اپنے عہد کی معاشی زبوحالی اور خزانوں کی تہی دستی کا بڑا عبرتناک نقشہ کھینچا ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیں گے میرے بھائیوں، کیا یاد رکھنا ہے آپ کو؟ کبھی کبھی یہ بھی پوچھا جاتا کہ مرزا محمد رفیع سودا نے کس جانور کے پردے میں، ہے نا، یا جانوروں کا نام دے کر کے کس کے پردے میں اپنے عہد کی معاشی زبوحالی اور خزانوں کی تہی دستی کا نقشہ کھینچا ہے؟ تو دیکھیے گھوڑا اور ہاتھی، تو دونوں کا نام آپ یہاں پر یاد رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تضحیک روزگار جو ان کا قصیدہ ہے نا، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ قصیدہ در حجو اسپ، اور اسپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا، یاد رکھیں گے۔ تو گھوڑا اور ہاتھی، انہوں نے دونوں کے اوپر جو ہے جو لکھا ہے، انہی کو موہرا بنا کر کے آپ کہیں گے کہ اپنے زمانے کی زبوحالی، پریشانی، تہی دستی وغیرہ کا جو ہے نقشہ کھینچا ہے۔ ہاتھی جو اپنے قوی ہیکل، ہے نا، ڈیل ڈول والا جو بدن ہے، قوی ہیکل کی وجہ سے طاقت کا الامیہ ہے۔ محمد شاہی دور میں کس طرح ضعف و ناتوانی، کمزوری کی علامت بن جاتا ہے۔ ضعف و ناتوانی کا مطلب کیا ہوا؟ کمزوری کی علامت بن جاتا ہے۔ اس کے ایک پہلو کی تصویر سودا کچھ اس طریقے سے کھینچتے ہیں، کچھ اس طرح کھینچتے ہیں۔ ہوئی آقا پہ اس کے تنگ دستی، کیا کرتا ہے اب وہ فاقہ مستی۔ بدن پر اب نظر آتی ہے یوں کھال، تناب سست سے خیمے کا جوں حال۔ نمودار اس طرح اب استخاں ہے، گویا ہر پہلی اس کی نرد باں ہے۔ نہ بیڑی ہے نہ کٹ بندھن نہ لکڑا، رکھے ہے ناتوانی اس کو جکڑا۔ ضعیفی نے اس کی فربہی گم، گیا ہاتھی نکل اور رہ گئی دم۔ تو اس طریقے سے مرزا محمد رفیع سودا نے دوستو ہاتھی کو سامنے رکھ کر کے اس کی مطلب بدن تو اس کا ڈیل ڈول والا ہے، قوی ہیکل ہے، طاقت کا الامیہ ہے۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہاں ہاتھی بہت طاقتور ہے، جی، لیکن اس کی کمزوری، اس کی ناتوانی کو سودا نے اپنے اشعار میں طنزیہ لب و لہجے میں کچھ اس طریقے سے کھینچا ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے۔ نحیف کا مطلب بھی ہوتا ہے کمزور، نحیف و ناتواں۔ نذیر اکبر آبادی اگلا نام۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش کے بارے میں 1735 سے 40 کے درمیان این سی آر ٹی کہتا ہے، 1830 میں وفات۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں مزاح کے مقابلے میں طنز کا پہلو نمایاں ہے۔ وہ عوامی زندگی سے بہت قریب رہے، لوگوں کے دکھ درد اور انسانی رشتوں کے تقاضوں کو انہوں نے بہت قریب سے، نزدیک سے دیکھا اور محسوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نذیر کی شاعری میں انسانی رشتوں کی پامالی پر لطیف طنز ملتا ہے۔ لطیف کا مطلب ہوتا ہے نرم، ہے نا۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر۔ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے لڑتے ہیں ایک استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ یہ نذیر اکبر آبادی کا جو ہے طنزیہ لب و لہجہ آپ کی اسکرین پر۔ جی، نحیف بڑی حرف سے ہوگا۔ اکبر الہ آبادی کی بات کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کے بارے میں کہ 1846 میں پیدا، 1921 میں وفات۔ ان کے اکبر الہ آبادی اردو طنز و مزاح کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ان کے طنز و مزاح کا نشانہ اس عہد کا وہ تہذیبی بحران ہے جس نے مغربیت کے اثرات سے سماج میں ایک اتھل پتھل مچا رکھی تھی۔ اب دیکھیے 1857 کا جو غدر کا واقعہ ہے اسی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔
उथल पुथल 1857 का जो गदर का वाक़या, उसी 1846 में ये पैदा हुए थे ना, तो 1857 में गदर का वाक़या हुआ था, उसी के बारे में कहा जा रहा है। रकीबों ने रिपट लिखवाई है जा जा के थाने में, असल में ये रिपोर्ट होता है ना, रिपोर्टाज से रिपोर्ट इंग्लिश में आया है कि रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में, हुए इस कदर मुहज़्ज़ब कभी घर का मुंह न देखा, कटी उम्र होटलों में मेरे अस्पताल जाकर, चले हैं शेख काबे को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, चले हैं शेख काबे को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो देखेंगे घर खुदा का हम खुदा की शान देखेंगे। तो ये दोस्तों अकबर इलाहाबादी के तंज़िया उसलूब है। अगला नाम आपकी स्क्रीन पर है ज़रीफ़ लखनवी का। ज़रीफ़ लखनवी की पैदाइश 1870 और इंतकाल 1937 में। इनका नाम सैयद मकबूल हुसैन था, वो लखनऊ में पैदा हुए थे। अवध पंच के शुआरा में ज़रीफ़ लखनवी का अहम मकाम है। इन्हें मंजर निगारी में महारत हासिल थी। इन्होंने इंसानों की नफ्सियाती कैफियत और मुआशरती अदम तवाज़ुन को तंज़ का निशाना बनाया। इलेक्शन, मुशायरा और करबला का सफ़रनामा इनकी मशहूर नज़्म है। इलेक्शन, मुशायरा, करबला का सफ़रनामा किनकी दोस्तों? ज़रीफ़ लखनवी की। अगला नाम है सैयद मोहम्मद जाफ़री की। सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश 1907, इंतकाल 1976। सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश पहरसर भरतपुर में हुई और इंतकाल पाकिस्तान के कराची में। इन्होंने अपनी तंज़िया व मज़ाहिया शायरी में सियासी और समाजी नाहमवारियों को तंज़ का निशाना बनाया। जाफ़री का सबसे बड़ा कमाल क्लासिकी ज़बान को ज़रीफ़ाना उसलूब अता करना है। जाफ़री का सबसे बड़ा कमाल क्या है? क्लासिकी ज़बान को ज़रीफ़ाना उसलूब अता करना। इन्हें तज़मीन के ज़रिया मिज़ाह पैदा किया है इन्होंने। इसके अलावा जाफ़र को पैरोडी के फ़न पर गैर मामूली उबूर हासिल था। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के उन्वान से इनकी नज़्म का एक शेर है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के उन्वान से इनकी नज़्म का एक नज़्म का एक शेर आपकी स्क्रीन पर है कि नक्श महबूब मुसव्विर ने सजा रखा था, मैंने देखा तो तिपाई पे घड़ा रखा था। क्या है? फिर से पढ़िए। नक्श महबूब मुसव्विर ने सजा रखा था और मैंने देखा तो तिपाई पे घड़ा रखा था। अक़वाम मुत्तहिदा जैसी जिम्मेदार तंजीम की कारकर्दगी पर वो इस तरह की चोट करते हैं और तंज करते हैं। क्या करते हैं? यूएनओ के पेट में सारे जहां का दर्द है। क्या? यूएनओ के पेट में सारे जहां का दर्द है, वादा फरदा पे टरखाने के फन में फ़र्द है। ये अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ जो है उसी पर जो है ये चोट करते हुए ये शेर लिखते हैं। इलेक्शन, क्लर्क, सिफारिश, खड़ा डिनर, वज़ीरों की नमाज और मॉडर्न आदमी नामा सैयद मोहम्मद जाफ़री की बेहतरीन पैरोडियाँ हैं। अभी ऊपर भी गुजरा था, ज़रीफ़ लखनवी का था क्या दोस्तों? इलेक्शन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके बारे में भी कहा जा रहा कि इलेक्शन जो है ये इनका भी जी सैयद मोहम्मद जाफ़री का भी है। इलेक्शन, क्लर्क अलग अलग है। यहाँ पर आपको होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कॉमा होना चाहिए जी, कॉमा नहीं है। इलेक्शन ज़रीफ़ लखनवी का भी है और दोस्तों सैयद मोहम्मद जाफ़री का भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला नाम है फ़ुरक़त काकोरवी का। फ़ुरक़त काकोरवी की पैदाइश 1910 से 14 के दरमियान और वफ़ात 1973 में। फ़ुरक़त काकोरवी का नाम था ग़ुलाम अहमद, पैदाइश लखनऊ में हुई थी। इनके तंज़ो मिज़ाह में संजीदगी का उनसुर कम है। इन्होंने जदीद शायरी ख़ास तौर पर आज़ाद नज़्म का मजाक उड़ाया है। आज़ाद नज़्म के बानी कौन है? ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज़ाद नज़्म के बानी कौन है? कमेंट करके बताइए, ऑलरेडी हमारा पढ़ाया हुआ है। तो साथियों फ़ुरक़त काकोरवी ने जदीद शायरी ख़ास तौर पर आज़ाद नज़्म का मजाक उड़ाया। इनका शेरी मजमुआ नारवा है जो इन्होंने नून मीम राशिद के पहले शेरी मजमुए मारवा के जवाब में लिखा था। तो आज़ाद नज़्म का बानी हमने पूछा था और नाम यहाँ पर आ ही गया क्योंकि फ़ुरक़त काकोरवी ने नारवा जो शेरी मजमुआ लिखा है, आज़ाद नज़्म के बानी नून मीम राशिद के पहले शेरी मजमुए मारवा के जवाब में लिखा था। इन्होंने चंद मौज़ूआती नज़्में भी लिखी हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वो पैरोडी निगार की हैसियत से शोहरत रखते हैं। हम आप लोगों को बता कर थक गए। क्या बताया हमने आपको
कभी भी आप देखिएगा बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर के या कोई भी एग्जाम हुआ है अब तक, वहां से लेकर के आज तक, कोई भी किताब जो गवर्नमेंट की किताब है, जो सरकारी किताब है, उस किताब के अलावा मार्केट की किताब को कभी भी आपका हवाला नहीं माना जाता है। तो इसलिए हम जो पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, और एनसीईआरटी जो है ये सरकार की किताब है। जी, एनसीईआरटी क्या है? सरकार की किताब है। और इसको किसी एक ने नहीं लिखा है, किसी एक मुसन्निफ ने नहीं लिखा है, बल्कि इसके लिए कमेटी बनती है, और सारी कमेटी के बाद, सारी कमेटी जब पास करती है, देखती है, किताबों का जायज़ा लेती है, उसके बाद ये किताब जो है मतलब जो है निसाबों में शामिल की जाती है, और हम वो किताब आपके लिए ला रहे हैं। तो कुछ मतलब अगर आपको लगे कि शक है, हाँ इनसे भी एक आध दो गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे हाँ सब गलत है, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए आप मुझ पर मुकम्मल एतमाद, यकीन, भरोसा कर सकते हैं। खैर, इन पैरोडियों में लफ्ज़ माने की बेराबती और फ़न्नी बेराहरवी को निशाना बनाया। शायरी पर तंज़ की मिसाल इनका शेरी मजमुआ कदमचे है। और किनका है कदमचे? फ़ुरक़त काकोरवी का, जिनका असल नाम ग़ुलाम अहमद था। अगला नाम है सैयद ज़मीर जाफ़री का। सैयद ज़मीर जाफ़री की पैदाइश 1916, इंतकाल 1999। सैयद ज़मीर अभी हमने पढ़ा था कि भाई सौदा की पैदाइश कोई बता रहे थे कि 1712 की कुछ बताया था उन्होंने, कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है वो मतलब जो है उनकी पैदाइश 1712 में हुई। लेकिन एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो वो कहते हैं कि 1706 या 7 में हुई। अब आप बताइए, मार्केट की किताब 1712 है तो उसको मानिएगा, या एनसीईआरटी 1706 का कह रहा है तो उसको मानिएगा। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सैयद ज़मीर जाफ़री ने तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के ज़रिया समाजी ज़िंदगी के तज़ादात को पेश किया है। इनके यहाँ तंज़ के मुकाबले में मिज़ाह का उन्सुर गालिब है। इन्होंने बाज़ तंज़िया मौज़ूआत को भी इस तरह बयान किया कि मिज़ाह का लुत्फ़ देता है, मज़ा देता है। इनकी मज़ाहिया गज़लों में शोख़ी और शगुफ्तगी का रुझान ज़्यादा नज़र आता है। इनकी किताब माफ़िज़ ज़मीर और विलायती ज़ाफ़रान शाये हो चुकी हैं। अगला नाम है दिलावर फ़िगार का। जी, दिलावर फ़िगार की पैदाइश 1928, इंतकाल 1991। दिलावर फ़िगार बदायूं के रहने वाले थे। उम्र के आखिरी दौर में पाकिस्तान चले गए। इनका इंतकाल कराची में 1991 में हुआ। इनके मौज़ूआत में रंगारंगी पाई जाती है। ज़िंदगी के हर पहलू पर दिलावर फ़िगार ने तंज़ किया है। जी, चाहे मार्केट में, उसी एक किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी किताबें हैं मार्केट में तैर रही हैं, किताबों की कमी नहीं है आज के दौर में, लेकिन ऑथेंटिक जो चीज़ है उसकी कमी है। ऑथेंटिक कहाँ से मिलेगा? एनसीईआरटी से मिलेगा। मैं 12 आप लोगों से गुजारिश कर चुका हूँ, आप मुझसे पढ़िए या किसी से पढ़िए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, यकीन मानिए आपका निकल जाएगा। जी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता। या हिंदुस्तान के किसी भी सूबे का एग्ज़ाम हो रहा है टीचर बनने का, और आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए कोई का कोई नहीं आपको रोक सकता है। अगला, इन्होंने अक्सर अपने क़तात और मंजूमात में अखबार की ख़बरों को मौजू बनाया है। किसने? दिलावर फ़िगार ने। इसके अलावा इन्होंने तहरीफ़ व तज़मीन और अंग्रेज़ी अल्फाज की पैवंदकारी से खूब फ़ायदा उठाया। इन्होंने क्या कहा? शायरों ने रात भर बस्ती में वावेला किया, शायरों ने रात भर बस्ती में वावेला किया, दाद के हंगामे से सारा मोहल्ला डर गया। एक ज़ईफ़ा अपने बेटे से ये बोली अगले रोज़, रात कैसा शोर था, क्या कोई शायर मर गया? लोग दिल देते हैं बेटी और बेटा देखकर, लोग दिल देते हैं बेटी और बेटा देखकर, मैं ये शादी कर रहा हूँ बायोडेटा देखकर। जी, ये दोस्तों दिलावर फ़िगार के अशआर हैं आपकी स्क्रीन पर। जी, तंज़िया और मज़ाहिया अशआर, दिलावर फ़िगार की जो किताबें हैं या उनकी जो तज़मीनें हैं वो एससीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगी।
क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी? तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही उसकी भैंस। रजा नकवी वाही की बात करते हैं। रजा नकवी वाही की पैदाइश 1939, इंतकाल 2002 में। रजा नकवी वाही अमरोहा के रहने वाले थे, लेकिन इनकी उम्र का बड़ा हिस्सा पटना में गुजरा और यहीं पटना में इनका इंतकाल भी हुआ। आज़ादी के बाद के मिज़ाह निगार शुआरा में इनका मकाम नुमाया है। इन्होंने तंज और मिज़ाह दोनों में यकसा तौर पर अपनी ज़राफ़त और तख्लीकी महारत का सबूत दिया। अच्छा, रज़ा नकवी वाही ऐसा नाम है। STT 2023 में इनसे मुतालिक 3-4 सवालात थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इनकी शायरी के मौज़ूआत में सियासत, समाज, निज़ाम तालीम, शायरी, अदब, मजहब और खानगी उमूर शामिल हैं। इन्होंने अपनी पैरोडी में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल भी बहुत खूबसूरती से किया। वो तज़मीन के फ़न पर अच्छी गिरफ्त रखते हैं, पकड़ रखते हैं। इनकी एक मशहूर नज़्म PhD के उन्वान से है। किस उन्वान से है? PhD के उन्वान से है। इनके कई मजमूए शाये हो चुके हैं। वाही ने नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़्म आदमी नामा की पैरोडी प्रोफेसर नामा के उन्वान से पेश की। और दोस्तों, ये सवाल जो है हमने देखा UGC नेट में भी ये सवाल आया है जी, कि रज़ा नकवी वाही ने नज़ीर अकबर आबादी की जो मशहूर नज़्म आदमी नामा है और इसकी पैरोडी की है प्रोफेसर नामा के उन्वान से। टीचर नामा नहीं, उस्ताद नामा नहीं, बल्कि प्रोफेसर नामा। और इसका ऑप्शन सेट किया गया था टीचर नामा, और इसका अगला ऑप्शन सेट किया गया था उस्ताद नामा। लेकिन आदमी नामा की पैरोडी रज़ा नकवी वाही ने प्रोफेसर नामा के उन्वान से पेश की। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा की पैरोडी। अगला पॉइंट पर चलते हैं। तो रज़ा नकवी वाही के नमूने कलाम जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, मुलाजा फरमाइए। वो भी कि जिसके इल्म की पूंजी कलील है, वो भी जो राह इल्म में एक संग मील है, वो भी है लेक्चरर जो अदीब जमील है, वो भी है लेक्चरर जो कि खाने खलील है, जो इसकी फाख्ता है सो है वो भी लेक्चरर, है ना। ये आदमी नामा की पैरोडी जो है उसी की जो है दोस्तों क्या है, हमारे शमीम साहब कह रहे हैं कि सर पैरोडी की वजाहत फरमाइए। तो आइए हम आपको वजाहत करेंगे। पैरोडी की जो वजाहत है हम आपको करते हैं NCERT के मुताबिक, लेकिन हम चूँकि निकाल कर नहीं रखे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, तो हमको थोड़ा इजाज़त दीजिए कि मैं जो है वो NCERT जो है वो आपके सामने निकालूं, रखूं, है ना, ताकि मैं जो है आपको बता सकूं कि NCERT जो है पैरोडी के मुतालिक क्या कहता है। NCERT जो पैरोडी के मुतालिक कहता है, चूँकि देखिए हम NCERT पढ़ाते हैं, ऑथेंटिक पढ़ाते हैं, तो मेरी ये हमेशा मतलब ये रहती है कि मैं आपको जो है, देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे पैरोडी कहाँ पे है, 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए पैरोडी 56 नंबर पेज पर है। डालते हैं 56 नंबर पेज, अगर आ जाए एक बार में तब तो नूरुन अला नूर है। 56 नंबर पे नात है, नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाएगा शहर आशोब, वासोख, रेख्ती, रेख्ती के बाद गीत, गीत के बाद दोहा, 12 मासा, 4 बैत, हायको, तुराइले, माहिया, सानेट जी। उसके बाद देखें तज़मीन, तशतीर, पैरोडी। देखिए आपके लिए मैंने इतना कर दिया। पैरोडी एक मकबूल सिन्फ है। थोड़ा और जूम करता हूं ताकि आपकी आंख कोई भी परेशानी में ना पड़े जी। पैरोडी एक मकबूल सिन्फ है। इसमें किसी शेरी या नसरी तहरीर की तहरीफ की जाती है। तहरीफ का मतलब क्या होता है? मतलब उसको ख़त्म की जाती है, या कहें कि रद्दो बदल की जाती है, चेंज किया जाता है। इसके लिए लाजमी है कि जिस फन पारे को पैरोडी के लिए बुनियाद बनाया जाए वो मकबूल हो, तभी उससे लुत्फ़ उठाया जा सकता है। बाज़ दफ़ा महज लफ्ज़ी तब्दीलियों से मिज़ाह पैदा हो जाता है। तहरीफ का असल मकसद ज़िंदगी की नाहमवारियों को तंज़ का निशाना बनाना होता है।
پیروڈی میں ادبی یا نظریاتی خامیوں یا اختلافات کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے اور ان کا مضحکہ اڑایا جاتا ہے، ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ساتھیوں تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اردو میں پیروڈی کی روایت کو فروغ دینے والے اکبر الہ آبادی ہیں۔ ان کے ہم عصروں میں رتن ناتھ سرشار اور تربھون ناتھ ہجر نے اودھ پنچ میں کئی پیروڈیاں لکھی۔ کنہیا لال کپور، سید محمد جعفری، پطرس بخاری، راجہ مہدی علی، زیادہ کچھ ہے نہیں جی پیروڈی کی ہے۔ تو زیادہ پیروڈی کے بارے میں کچھ ہے نہیں، بس اتنا سا ہے، تنہائی کا کچھ پیروڈی کیا ہے، فون پھر آیا دل زار نہیں، فون نہیں، سائیکل ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات اترنے لگا کھمبوں کا بخار، کمپنی باغ میں لگڑانے لگے سردار چراغ، تھک گیا رات کو چلا کے ہر ایک چوکیدار، گل کرو دامن افسردہ کے بوسیدہ چراغ۔ تو بیسیکلی اگر آپ پیروڈی کو سمجھیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے، کسی شعری یا نثری تحریر کی تحریف ہوتی ہے نا۔ اگر کسی شاعر نے کچھ لکھا ہے تو اس کو جو ہے آپ سیم لکھیں، لیکن کچھ چیزوں کو اس میں آپ چینج کر دیں، ایک ورڈ دو ورڈ، لیکن اس کے لیے انہوں نے کیا کہا، ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، مشہور ہو، فیمس ہو۔ تو یہ ہوا پیروڈی۔ ایک چیز آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، تشتیر تو آپ لوگ، تضمین بھی ایک ورڈ ہے جی۔ تضمین جو ہے لفظ ضمن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کی تہ میں رکھنا، ہے نا، کسی چیز کی تہ میں رکھنا، یعنی کوئی ایک شعر ہے نا، مان لیجئے کہ جعفری نے کوئی شعر کہا ہے، اب اس کا دوسرا مصرع جعفری نے جو کہا ہے نا، آپ اس کو الگ سے کوئی مان لیجئے کہ کیا دلاور فغار کا نام لیتے ہیں، دلاور فغار جو ہے جعفری کی پیروڈی کر رہے ہیں، تو جعفری کے پہلا شعر اس کو رہنے دیتے اور دوسرا شعر کو ختم کر کے اپنا دوسرا شعر ملا دیتے۔ یہی تحریف تو رد و بدل جو ہے کہلاتا ہے، اور یہی تضمین ہے۔ تضمین میں کیا ہوتا ہے، پورا کا پورا بدلنا چاہیے، لیکن پیروڈی میں کیا ہے کہ کوئی لفظ بدلنا چاہیے، کوئی الفاظ بدلیں آپ، ہر شعر میں یا ہر مصرے میں کوئی الفاظ کا رد و بدل کریں آپ۔ امید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہاں پر تھے ہم لوگ جی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس عہد کے شعراء نے سیاست کے منافقت، قوم کے رہنماؤں کے متقی کردار، بین الاقوامی سیاسی صورتحال، نظام تعلیم کی خرابیاں، معاشی بدحالی، بے روزگاری، روزمرہ کی ضروریات، سڑکوں کی حالت زار، شادی بیاہ کے مسائل، بکھرتے ہوئے خاندانی نظام، ادب کی بے مقصدیت، اساتذہ، طلبہ اور علمی اداروں کی زبوحالی، مذہبی و خانگی مسائل، غرض مختلف موضوعات پر عمدہ نظمیں کہی ہیں۔ ایک چیز میں بتا ہی دیتا ہوں، جب بتا رہا ہوں تو تشتیر کو بھی سمجھ لیجئے۔ تشتیر کیا ہوتا ہے؟ تشتیر لفظ شطر سے بنا ہے، معنی ہے کسی چیز کو دو حصوں میں بانٹنا۔ اصطلاحاً کسی شعر کے درمیان دو مصرعوں کا اضافہ تشتیر کہلاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ سمجھ لیے، تضمین، تشتیر اور پیروڈی۔ صحیح بات ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ سر بتا دیجئے، تو میں نے آپ کو NCERT سے بتا دیا، امید کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ سانیٹ وغیرہ تو میں آلریڈی پڑھا چکا ہوں۔ بہرکیف تو دوستو یہ تھا آج کا کلاس، جس میں ہم نے آپ کو طنز و مزاح کے جو شعراء ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم آپ کو نثر میں طنز و مزاح کی روایت پڑھائیں گے، اودھ پنچ کی خدمات پڑھائیں گے، 20ویں صدی میں طنز و مزاح پڑھائیں گے، اور فرحت اللہ بیگ سے لے کر مجتبیٰ حسین تک پڑھائیں گے۔ تمام ساتھیوں کا AR ڈیجیٹل پر آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ سب کا قدم چومے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔